भाई गुड आफ्टरनून। कैसे हाल चाल है? बढ़िया है। ओके भाई, वेलकम टू लेक्चर 2 सॉलिड्स दिया गल्ला। हमने लास्ट टाइम स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह किया था, दैट वाज द मेन स्टे ऑफ लास्ट टाइम। आज तीनों स्ट्रेस को एक बार फिर से देख लेंगे। स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस मतलब इट प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, ओनली वन डायमेंशन। जैसे ये तुम्हारा सिलेंडर था और उसको फोर्स लगाया गया, ये फोर्स जिसने लेंथ में चेंज ला दिया। डायग्राम पे मत जाओ। ओके, लेंथ चेंज हो गया तो उसको कहते हैं नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस। सिग्मा इज एफ बाय ए। और इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग, अच्छा ऐसा यूनिट वाज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ हुआ उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एल। एंड एप्सिलॉन एल is change in length over original length. So epsilon L is delta L by L, and because it is a ratio of two lengths, it is unitless. अब shear stress, change in shape, क्योंकि कौन से टाइप का फोर्स लगने वाला है? एब्सोल्युटली सर, ये ऐसा डब्बा हुआ करता था एक जमाने में। तुमने फोर्स मारा, बेचारा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। ओके, और हाँ ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो अभी भी यहाँ पे सिग्मा इज एफ बाई ए ही, वो तो हमेशा ऐसा ही रहता है। पर इसकी वजह से जो चेंज इन शेप हुआ उसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। And shear strain epsilon s is delta x by L, and that is equal to tan theta. Tan theta. बराबर है। And lastly वॉल्यूम स्ट्रेस, सीधी बात, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू forces applied at every point on the surface. Force at every point on perpendicular to the body. वाह, ऐसा था ये बॉडी, और फोर्स मार मार के at every point on the surface हमने वॉल्यूम में चेंज क्रिएट कर दिया, तो पिचका दिया इसको, तो अब ये ऐसा हो गया। कैन यू सी, इसका वॉल्यूम घट गया। एंड सिग्मा वी, ये सिग्मा एस है टेंजेंशियल फोर्स, सिग्मा वी इज ऑल्सो एफ बाई ए, बट ओनली वॉल्यूम स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल जी। एंड इसी के संगे संगे जी सर, मैंने नोट्स में देखा तो उसमें फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया करके एरिया काट डाला। बात तो वही है, बात तो वही है, क्योंकि तुम प्रेशर को उसी तरह तो डिफाइन करते हो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पी ए लगाओ, ए कट करो, बात तो वही हुई, बराबर। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इज डेल्टा वी बाय वी। एक बोर्ड पे तीनों स्ट्रेस आ गए, तीनों स्ट्रेन आ गए, और बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सो इसको भी ब्लू में ही लिखे सर, क्यों इसको क्यों यस सर काले में लिख दिए? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेस चेंज इन लेंथ, शियर स्ट्रेस चेंज इन शेप, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग मूव्स ऑन। एनी डाउट्स इन दिस? फिर मैंने ये भी बताया था कि you know the property of every body to regain its original shape is called elasticity. If the body after removing the deforming force again comes back to its original position, it is called perfectly elastic body.
इफ बॉडी डज नॉट टोटली कम बैक बट थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रहता है तो इट इज कॉल्ड नॉट परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा प्लास्टिसिटी है उसमें। एंड अगर बॉडी टोटली रीगेन नहीं करता अपने शेप को तो इट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। ऑलराइट, तो हमने तीनों के एग्जांपल्स भी देखे थे। तो और फिर ये देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन। मैंने खास ये इसलिए लिखा बिकॉज आज सारे फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, बराबर, आज सारे फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। सो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं ये बोर्ड उड़ा दूं, आप ये सारे फॉर्मूला, स्ट्रेस का तो सेम ही है हर जगह, बस इसका ये प्रेशर है याद रखना, स्ट्रेन के फॉर्मूला आप लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हुए फिर वो ग्राफ भी देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, O to A was elastic, stress was proportional to strain, it was obeying Hooke's law. तो point A was called limit of proportionality. A से B तक stress was no longer proportional to strain, but B पे अगर छोड़ दो तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। Point B is called elastic limit. I hope you remember this curve. This was stress. Did I tell you this was the most important theoretical question? Yes, sir. Oh, did I say that? ये A, O से A तक प्रोपोर्शनल, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये B, फिर भी इलास्टिक लिमिट, फिर ये D, इसके बीच में यहां पे C पे छोड़ दिया तो बॉडी में थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। C इज कॉल्ड परमानेंट सेट, D इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसके बाद तुम फोर्स कम भी करो ना तो भी बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा और पॉइंट E पे कड़ाक, पॉइंट E इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, बॉडी टूट जाता है। अगर D के तुरंत बाद E आ जाता है तो बॉडी इज कॉल्ड ब्रिटल, एंड D के बहुत डिस्टेंस बाद E आता है तो बॉडी सेड टू बी डक्टाइल। उसके बाद ये इलास्टोमर का ग्राफ देखा था, स्ट्रेस नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एनीवेयर, फिर भी बड़ा बड़ा डिफॉर्मेशन होने के बाद भी बॉडी इलास्टिक रहता है, वापस अपने आ जाता है। अपने हार्ट का एओर्टा, वल्कनाइज रबर, ये सब इलास्टोमर है, ये इलास्टोमर का ग्राफ है। ओके, एंड फाइनली हुक्स लॉ, क्या कहा हुक ने, हुक की हुक हमने सुनी, उसने कहा फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट। यहां से आज का कारवां शुरू होने वाला है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड सच कांस्टेंट्स आर कॉल्ड कांस्टेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा भैया, कितने स्ट्रेस और कितने स्ट्रेन है संसार में? तीन। तो कितने टाइप के कांस्टेंट होने चाहिए? 3, बराबर। क्या मैं ये सब कुछ उड़ा सकता हूं? बिल्कुल उड़ा सकूं। अब मैं पहले कांस्टेंट की ओर जा रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। पहला टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन और पहला टाइप का कांस्टेंट। भाई, आई डू नॉट नीड टू से, बट यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो इस चैप्टर के 60 to 70% न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। कैन यू इमेजिन दैट? 60 to 70% न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला मात्र एक फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस का। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लेट्स फाइंड आउट। ओके, यंग, थॉमस यंग, नाम तो एकदम मस्त है, थॉमस यंग, बड़े यंग थे वो टाइम पे, और अपने यंगनेस में उन्होंने ये आइडिया दे दिया हमको कि फॉर अकॉर्डिंग टू यंग, फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स, ध्यान से देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक नजर डालोगे ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन पे तो पता चल जाएगा
कि ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रेस और फर्स्ट टाइप का स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ वाला, याद आई? देयरफॉर सिग्मा n proportional to epsilon L, and as a result sigma n upon epsilon L is a constant, and this constant is called Young's modulus. मुलायजा, होशियार, सावधान रहें, यंग्स मॉड्यूलस की सवारी आ रही है। अच्छा, सो वाई मिठाई वाला नहीं, सिग्मा एन अपॉन एप्सिलॉन एल। अच्छा, आगे तभी बढ़ सकते हैं जब इक्वेशंस याद हो आपको। नाउ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, इजंट इट? एफ बाय ए, मैं हर मोमेंट आपको फॉर्मूला याद दिलाने की कोशिश करूंगा। एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोल सकते हो, डेल्टा एल बाय एल। वाह, इन दोनों को उठा करके डालो इसमें और हिला लो। सो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा श्रीमान? क्या बन जाएगा जी? y is f by a over delta l by l। अब यहां से l चढ़ जाविंग ऊपर, a उतर जाविंग नीचे, क्या मिला जी आपको? तो y is fl over a delta l। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इक्वेशन को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये आपके बहुत सारे दुख दर्द दूर करेगा। सो y is fl over a delta l, ये है तुम्हारे यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन, where f is the force applied, l is the original length of the wire, a is the cross sectional area। Do you have any idea about what is cross sectional area? सपोज ये वायर है मेरा, तो ये वायर का जो थिकनेस है, तो कहां गया ये रहा, वायर का जो थिकनेस है ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला, एंड डेल्टा एल इज द एलोंगेशन। ओके, सो प्लीज जॉट डाउन दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इन योर बुक्स। मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, एंड कोई भी मटेरियल का तुम यंग्स मॉड्यूलस अच्छी तरह फाइंड कर सकते हो। फिर एक बात बता दूं यहां पे आपको, द मोर इज यंग्स मॉड्यूलस, जितना यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा हो, द मोर इलास्टिक इज द मटेरियल। जिस बॉडी का, जिस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, वो बॉडी ज्यादा इलास्टिक है। यू नो, आपने हमेशा ये सोचा है, सर मैं तुमको पूछूं रबर कैसा है, तुम बोलोगे सर इलास्टिक, रबर काफी इलास्टिक है। अगर मैं तुमसे कहूं द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर, वुड यू अग्री विथ मी? नो? Yes, sir. You will not, on first looks you will not agree कि सर क्या बात कर रहे हो, रबर ज्यादा इलास्टिक है। मैंने अपने हाथ से खींच के देखा था, और मैंने स्टील रॉड को अपने हाथ से खींच के देखा तो खींच नहीं रहा था। भाई सबसे बड़ी बात यही तो है कि इफ यू सी हियर f is y a delta l over l, so y, अच्छा सॉरी, f is equal to y a delta l over l। So can you see f is proportional to y? Same area, same elongation, same length। जिसका y बड़ा उसका फोर्स बड़ा। स्टील को रबर जितना ही एलोंगेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। एज अ रिजल्ट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज मोर देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर, एंड एज अ रिजल्ट द इलास्टिक potential, the elastic strength of steel is much more than the elastic strength of rubber। So please write this equation down, please write this down,
because F is proportional to Y. It requires much larger force to produce the same elongation in steel as compared to rubber. That is why steel is more elastic than rubber. I hope you've jotted these points. अब न्यूमेरिकल करने से पहले जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, हर अलग अलग टाइप के बॉडी का, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के लिए, वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूं. And you can see the diagram in the textbook also, not a very big issue. I'm just trying to give you an idea how he did that and how he came about to find Young's modulus of every type of material, फिर चाहे वो कॉपर हो, स्टील हो या कोई भी टाइप का हो. So experiment to find Young's modulus. Not a very important idea, but just लुक हियर. एक रिजिड सपोर्ट है और उधर से दो सेम लेंथ के वायर्स मैं लटका रहा हूं. दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम. ओके, दिस इज योर रेफरेंस वायर एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वायर. इसकी लंबाई चौड़ाई देखनी है अपने को. ये रेफरेंस वायर है. अच्छा, इनिशियली दोनों के नीचे एक पैन लगाया हुआ है एंड दोनों में सेम टाइप का वजन मैंने डाला है. ओके, ताकि टाइट रहे, ये ऐसा टेढ़ा ना हो जाए, थोड़ा टाइट रहे. ओके, सेम लेंथ. और यहां पे एक स्केल लगाया हुआ है. ओके, और यहां पे पॉइंटर है. डू यू अग्री, अगर दोनों का सेम मास है तो दोनों में सेम इलोंगेशन होगा, बराबर है. ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसमें और वजन डालता हूं. डू यू अग्री, ज्यादा वजन डालने की वजह से ये वायर खींचेगा, बराबर. इनिशियली सेम वेट्स आर केप्ट इन बोथ पैन्स, बराबर है, टू कीप देम टाइट. Now we start adding weight, more weight. ये इसको वायर B कहते हैं, इसको वायर A कहते हैं. More weight to wire B in wire B. So it starts elongating. और वो elongation measure करने के लिए मेरे पास ये स्केल है कि कितना लंबा गया, कितना कितना elongation हुआ. So the weights, the mass in the pans is M. Elongation can be measured as delta L. Thus फॉर्मूला क्या था यंग्स मॉडुलस का? Y is sigma by epsilon. Hey, what was sigma? F by A over delta L by L. Now here, भाई अगर मैंने यहां मास m लटकाया है तो how much is the downward gravitational force? Isn't it the weight? mg. So Yes, ये yes, sir. downward is weight and weight कितना है? mg. अगर तुम्हारे वायर का रेडियस है r, तो what is the cross sectional area of the wire? Pi r square. And as Yes. a result, what does your equation become? F is what? This is FL by A delta L. मैं फोर्स की जगह mg पुट कर रहा हूं, एरिया की जगह pi r square. So y is mgl over pi r square delta L. Well, this formula is an offshoot of this formula. यही फॉर्मूला से है, पर हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं कि फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg, एंड जो वायर है उसका रेडियस r है, तो हाउ मच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? पाई आर स्क्वायर. सो एक और फॉर्मूला मिल गया यंग्स मॉडुलस का. y is mgl over pi r square delta L, which is as similar as y is equal to fl over a delta L. Please jot this formula down. I am going to do illustration number 1. I hope you have your devices ready. Okay.
So illustration number 1 coming up on your screens right now. In order to do that, I'll have to rub the board. I hope you're looking at illustration number 1 and trying to jot down the details. अच्छा, कुछ कुछ चीजों के यंग्स मॉडुलस याद रखना बहुत जरूरी होता है, अच्छा रहता है. स्टील का यंग्स मॉडुलस 2 into 10 raised to 11 है. कॉपर का यंग्स मॉडुलस 1.1 into 10 raised to 11 है. तो चीजों को याद रखो तो अच्छा रहेगा, नहीं याद रखो तो डेटा हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. So illustration 9.1, I have my book ready. I hope you do have your books ready also. Okay, what does it say? It says a structural steel rod. So what is the material? It is steel. Has a radius of 10 mm. मैं इसी वक्त इसको कन्वर्ट कर देता हूं. कबीर जी कह गए थे, कल करे सो आज कर. एंड लेंथ कितनी बोलता है? 1 मीटर है. 100 किलो न्यूटन फोर्स, 100 किलो न्यूटन, किलो मतलब 10 raised to 3, तो 2 3 5 stretches it along its length. Calculate A stress, B elongation and C strain on the rod. चलो, थैंकफुली उन्होंने यंग्स मॉडुलस दिया. मैंने जैसे आपको बताया था, स्टील का 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. अगर उन्होंने ना भी दिया हो तो स्टील का तो तुमको पता होना अच्छा रहता है. ओके ओके, आई एम रेडी नाउ. नाउ सर्वप्रथम भाई, वी नो यंग्स मॉडुलस. व्हाई इजंट इट सिग्मा बाय एप्सिलॉन? इज इट? है ना? पर तुमको यंग्स मॉडुलस कहां फाइंड करना है? तुमको तो स्ट्रेस फाइंड करना है. स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा इज एफ बाय ए, फोर्स अपॉन एरिया. अगर रेडियस आर है तो एरिया कितना होगा महाराज? क्या बात, क्या बात. इजी पीजी जापानीजी. फोर्स कितना? 10 raised to 5 अपॉन 3.14 इंटू कितना रेडियस है? 10 raised to -2, तो 10 raised to -2 का स्क्वायर. अब जगह की तंगी के कारण थोड़ा सा दबा दूंगा इसको मैं. सो 10 raised to 5, ये 3.14 और ये 10 raised to -4. ओ माय गॉड, ये 5 और 4 कितने हो गए? 9. माय गॉड. सो दिस इज 10 into 10 raised to 8, 10 raised to 9 को 3.14. 10 by 3.14 करीबन 3.18. चेक दैट. Yes sir, 3.18. into 10 raised to 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप चाहो तो इसको पास्कल भी लिख सकते हो, मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखता हूं. ओके, नंबर 2, इलोंगेशन. भाई इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल. भाई कोई फॉर्मूला है आपके पास यंग्स मॉडुलस का? वाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन. फिर फाइनल फॉर्मूला क्या था? एफ एल बाय ए डेल्टा एल. ये आपने एक्चुअली अगर आप ये ना भी यूज करो तो सिग्मा ओवर डेल्टा एल बाय एल. क्योंकि क्यों ऐसा किया था? क्योंकि सिग्मा है मेरे पास, समझे? ये एल चढ़ गया ऊपर, तो अब डेल्टा एल को चढ़ा ऊपर, वाई को ले आओ नीचे. आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती. सिग्मा है मेरे पास, लेंथ भी है. लेंथ कहां गई? ये रही 1 मीटर. और यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 into 10 raised to 11. 2 into 10 raised to 11. भाई खेल खलास होने वाला है. 3.18 by 2, 1.59. 1.59 into 10 raised to -3 मित्रों. एंड 10 raised to -3 मित्रों इज मिलीमीटरों. चेक कीजिए. तो डेल्टा एल इज 1.59 mm. ये आ गया सेकेंड आंसर आपका. एंड थर्ड आंसर क्या चीज है? थर्ड आंसर स्ट्रेन पूछा है. स्ट्रेन. भाई स्ट्रेन एप्सिलॉन एल
डेल्टा एल। My goodness, you're so smart, man. 1.59 into 10 raised to minus 3 over 1 meter. So अभी इसका यूनिट नहीं होगा, गलती से भी यूनिट मत लिख देना। और अगर यूजुअली स्ट्रेन परसेंटेज में चाहिए तो एप्सिलॉन एल परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। सो इजंट इट 0.159% करीबन 0.16%। चेक दैट। Yes, sir. इज दैट एग्रीएबल? Yes, sir. कोई शक? नो? No, sir. Sir. यस यस पीके। स्ट्रेन को कंपलसरी करना है। जी नहीं। कभी कभी तो ऐसे ही रहने देता हूं मैं। ये बिल्कुल आपका वैलिड आंसर है जी। 1.59 into 10 raised to minus 3 is an absolutely valid answer। ये तो अगर परसेंटेज में मांगा हो तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में ला सकते हो। पर अगर आप एप्सिलॉन एल इज 1.59 into 10 raised to minus 3 तक भी रखें तो बात बिल्कुल सही है। ये तो इलस्ट्रेशन है तो हमको पता चला कि परसेंटेज में चाहिए। नॉर्मल न्यूमेरिकल होता तो हमको थोड़ी पता होता है ना, तो हम तो यहीं पे रखते। तो थोड़ी अंतर्ज्ञानी है हम कि हमको पूजा, पर यूजुअली स्ट्रेन को परसेंटेज में लाओ तो अच्छा रहता है। हाँ दीदी। सर, हाँ अगर हमको स्ट्रेन ढूंढने का ही था तो सर हम लोग वो सिग्मा बाय स्ट्रेन तो ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो। तू यहाँ पे एप्सिलॉन एल इज डेल्टा एल बाई एल यूज ना करे एंड y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन करके एप्सिलॉन इज सिग्मा बाय y करे तो भी वही आंसर आएगा। बिल्कुल कर सकता है ना? यस सर, वो मैंने पहले से ही कर दिया। बहुत तेरी बात हो गई है। So can I take this off now? I'm doing illustration number 9.2. Let's get there, people. Let's rock and roll. I hope you're writing the data. You know, that is the first step. That is the first step. And I think a very important step at that. Because some people rush through a numerical like they are rushing through, you know, a railway station. They just want to get there. They want to go inside the train. But I'm sorry, a numerical is not like your railway journey. You know, I'm sorry. तुमको वहां तक पहुंचना, ट्रेन तक पहुंचना तो जरूरी है ना, तब जाके बैठोगे। तुम ट्रेन तक ही नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा? सो फोकस ऑन द जर्नी, नॉट ऑन द एंड पॉइंट। क्या बात है सर, एकदम फिलोसॉफिकल बात कर ली। 9.2 अ कॉपर वायर। अच्छा, कॉपर वायर का जो लेंथ है 2.2 मीटर है। लेंथ कॉपर, सर एल के नीचे क्या लिखे हो? LCU, लेंथ ऑफ कॉपर, बराबर। एंड स्टील वायर, अच्छा स्टील भी है जिसका लेंथ LS कितना है? 1.6 मीटर। ओके। बोथ ऑफ डायामीटर, दोनों का डायामीटर 3 mm है ना? 3 mm। तो रेडियस इज हाउ मच? isn't it 1.5 mm, which is 1.5 into 10 raised to 1.5 3 to 10 meter, raised to minus 3 are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation, net delta L, is found to be how much? 0.7 mm. That's 0.7 into 10 raised to minus 3 meter. Calculate load applied. Now I'm sure majority people will ask me, "Hi, सम तो पढ़ लिया, डेटा भी लिख दिया, पर कछु समझ में नहीं आया।" बराबर, क्या सिंपल। और इसीलिए हम डायग्राम बनाते हैं जी। ये जो है ये स्टील का वायर है और ब्लू कलर में कॉपर का वायर है। सर ऐसा लग नहीं रहा है, कॉपर का लंबा है। ओके, कॉपर का लंबा ले लेते हैं। ठीक है, अब खुश हो? ठीक, ये कॉपर है और इन दोनों के नीचे एक लोड लटकाया है। आप इतना नीचे देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, लाल कलर का लोड है। बराबर। सो ये स्टील का वायर, उसके नीचे कॉपर का, इसे कहते हैं एंड टू एंड।
दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड ये लोड लटका है नीचे। अब ध्यान से देखें, स्टील को कितना वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्टील को कितना वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा, कॉपर का भी और ये लोड का भी। हम ये मान के चलते हैं कि कॉपर का कुछ ज्यादा वजन नहीं, तो स्टील पे कितना लोड है, एफ। कॉपर पे कितना लोड है, this is the first point that you need to understand. The load experienced by steel is F. The load experienced by copper is also F. ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके उठा रहे हैं, नहीं तो पब्लिक ये सोचती है सर दोनों मिलके उठा रहे हैं ना इसको। ना, स्टील भी F लोड ही बर्दाश्त कर रहा है, कॉपर भी F लोड ही बर्दाश्त कर रहा है। So that's going to be my first point. The first point that I'm going to write, the load experienced by both steel and copper wires is F individually. Okay? और या फिर फोर्स F नहीं बोलना है, कुछ और बोलना है, be my guest, but F is the force. Okay? Now, for copper wire, let copper wire का elongation be delta L copper, and for steel elongation, मैंने elongation का नाम दे दिया, is delta L steel. Do you agree that इसका elongation plus इसका elongation is equal to total elongation? ये F के लोड में स्टील भी लंबा होगा, इस F के लोड में ही कॉपर भी लंबा होगा। इन शॉर्ट दोनों लंबे होंगे और दोनों, इसका elongation डेल्टा LS, कॉपर का elongation डेल्टा LU, इन दोनों का टोटल लंबाई is the net elongation. So total delta L is delta L copper plus delta L steel. ये आ रहा है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। I have delta L 0.7 into 10 raised to minus 3. So delta L copper plus delta L steel is 7 into 10 raised to minus 4. I will not proceed further till यहां तक समझ में आया। First thing, people, is this understandable till here? Yes sir. Yes, sir. कोई शक नहीं है कतई। स्टील के नीचे कॉपर जुड़ा हुआ है, दोनों के नीचे ये लोड जुड़ा हुआ है। स्टील भी कितना एक्सपीरियंस कर रहा है F, कॉपर भी कितना एक्सपीरियंस कर रहा है F। इस F के लोड में दोनों थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं। इसका एलोंगेशन डेल्टा LS, इसका एलोंगेशन डेल्टा LU, एंड टोटल इन दोनों का दिया हुआ है नेट एलोंगेशन डेल्टा L. सो डेल्टा L इज डेल्टा LCU प्लस डेल्टा LLS, which is 7 into 10 raised to minus 4 by first equation. Okay? Now, for copper, भाई यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन कुछ याद है भला? Yes sir. Y is FL over A delta L. तो अगर मुझे इसको कॉपर के लिए लिखना है तो YCU फोर्स कितना, क्या मुझे फोर्स को FCU लिखना चाहिए या FE ठीक है? FE ठीक है, दोनों का सेम ही है। वाह। L यहाँ पे L कॉपर, एरिया, भाई एरिया कॉपर मतलब, अच्छा मुझे यहाँ लिखना चाहिए था एरिया पाई R स्क्वायर डेल्टा L, पर दोनों का रेडियस भी सेम है। तो खुशी की बात। तो मैंने ये को यही रखा, ठीक है। ये तो कॉपर के लिए हो गया। नंबर 2, फॉर स्टील, ऐसा इक्वेशन मुझे कोई स्टील का दे सकता है? Y स्टील Yes sir. Y F LS LS over by A. delta LS. Oh wow. If you don't mind, can I divide 2 and 3? F by A कट जाएगा। F by A तो गियो। So Y copper by Y steel is length copper
बाय लेंथ स्टील अपॉन, ये नीचे डेल्टा एल एस में है, वो चढ़ जाएगा ऊपर, डेल्टा एल एस, डेल्टा एलसीयू। मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो वाई कॉपर बाय वाई स्टील, एफ बाय ए कट गया, लेंथ कॉपर ऊपर ही था तो लेंथ कॉपर, ये लेंथ स्टील नीचे, और ये डेल्टा एलसीयू नीचे है तो डेल्टा एल एस ऊपर चढ़ जाएगा, सो डेल्टा एल एस बाय डेल्टा सीयू। सर आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? मैं डेल्टा एल एस और डेल्टा सीयू का रेशियो चाहता हूं, सो डेल्टा एल एस बाय डेल्टा सीयू इज, इसको यहां भेज दो, वाई कॉपर इंटू लेंथ स्टील ओवर वाई स्टील इंटू लेंथ कॉपर। सर उन्होंने हमको न्यूमेरिकल में वाई कॉपर और वाई स्टील नहीं दिया, जानता हूं, एक पन्ना पीछे घुमाओ, बाजू में टेबल है, वहां पे कॉपर और स्टील दोनों के यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं, याद ना हो या देखने की वो आ रही हो तो वाई स्टील है 2 into 10 raised to 11 and वाई कॉपर है 1.1 into 10 raised to 11. You can confirm that in the idea. Can I take this much off now? I wish to take this Yes, much. sir. And यहां तक का उड़ाना चाहूंगा मैं, ओके? अब ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ओके, आई एम रेडी। इसको रखता हूं क्योंकि इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये जो भी रेशियो आएगा मेरे को, सो ये एफ इज इक्वल टू समथिंग को ऊपर उठा दो यार, एक तो जगह की मारा मारी है, ऊपर से ये लोग फैल के बैठे हैं, ओके? ये इसको भी ले लो यार, ये फुक्का है, लिख तो दिया यहाँ पे, ओके? अच्छा जी, आई एम ओके, डेल्टा एल एस बाय डेल्टा एल सी यू, वाई कॉपर 2 into 10 raised to 11, वाई स्टील है, वाई कॉपर 1.1 into 10 raised to 11, वाई स्टील, नो प्रॉब्लम बड़ी, आई एम अवेक, मैं जाग रहा हूं और धमाधमी मचा रहा हूं। लेंथ स्टील, ऊपर से देखो लेंथ स्टील 1.6, लेंथ कॉपर यहीं से देखो 2.2, वाह वाह वाह, कौन करेगा? 1 point, ये 10 raised to 11 तो गियो, 1.1 2 are 2.2 and 1.6 by 4, how much is that supposed to be? 0.4. 0.25 या 0.4? 0.4, 0.4. क्या बात है। सो डेल्टा एल एस इज 0.4 टाइम्स डेल्टा एल सी यू। मुझे लगता है इससे बेहतर एक्सप्रेशन तो कोई नहीं मिलेगा कहीं पे। सो ये नंबर कौन सा है सर? 4। लेट्स पुट 4 in 1। भाई इस पूरी चीज में ये मत भूल जाना कि तुमको डेल्टा एल फाइंड नहीं कर रहा है, तुमको एफ फाइंड करना है। ओके, पर वो डेल्टा एल आएगा तभी तो किसी में लगाओगे यार, नहीं तो कैसे लगाओगे? सो हाँ सर, हाँ वही समझा ना तू। डेल्टा एल एस की जगह 0.4 is 7 into 10 raised to minus 4। भाई 1.4 so delta LCU is 7 by 1.4। how much भाई? 5 जा 5 जा। so बड़ी खुशी की बात है, डेल्टा LCU मिल गया 5 into 10 raised to minus 4 मीटर। एंड अगर तुम चाहो, तुमको अंदर से इतना हो रहा कि सर हमको डेल्टा एल स्टील भी फाइंड करना चाहिए, तो कर लो यार, 2 into 10 raised to minus 4। बाकी जरूरत नहीं है। डेल्टा एल कॉपर मिल गया ना, सीधा इसमें लगा सकते हो। 0.4 into 5 2 into 10 raised to minus 4। सो अब तो दोनों मिल गए, किसी में भी लगा दो। पुट, तुमको स्टील वाले का अच्छा लगता है सर, मुझे स्टील वाले का अच्छा लगता है। पुट डेल्टा एल एस इन इक्वेशन 3। सो वाई एस is f into ls over area pi r square। मुझे क्या चाहिए? f, तो आइसोलेट करो f को। f ys pi r square delta ls over ls। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे उनका वर्किंग एकदम टकाटक वर्किंग, कोई टेंशन नहीं उनको। फाइंड सब कुछ हमको अपने को करना पड़ता है। उनके इलस्ट्रेशन तो एकदम टनाटन होता है, अपन करते तो लंबे हो जाते हैं अपने। चल भाई, वाई स्टील
2 into 10 raised to 11 पाई 3.14 रेडियस कितना है 1.5 बड़ा गंदा रेडियस मुझे जरा भी पसंद नहीं आया पर क्या करें डेल्टा एल स्टील 2 into 10 raised to -4 भाई लेंथ स्टील कितना है 1.6 चलो किसका है ये तुमको इंतजार आई होप कोई ना कोई कर ही रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है सो एफ 1.5 का स्क्वायर 2.25 तो 2 into 10 raised to 11 into 3.14 जल्दी में मत आ जाना 2.25 नहीं तो एक आध गलती हो गई ना तो सीटी बजाते नजर आओगे 11 minus 6 5 5 minus 4 1 तो ये रहा तुम्हारा 10 raised to 1 2.2 अच्छा 2 2s are 4 4 into 2.25 into 3.14 कीजिए और डिवाइड बाय 1.6 कीजिए 7.6 How much? 17.66 25 also sir 17.66 करीबन Yes, sir. 17.66 into 10 raised to 1 तो I think by F 176.6 Newton. What say? How yes sir the Yeah. answer look? It's good enough. Have they written it as 177 or something like that or what not? अच्छा 1.8 into 10 raised to 2. किसी को अंदाजा ही नहीं आ सकता कि किस तरह ये आंसर ले आए scientific notation वही बट ये आंसर भी आपका परफेक्टली वैलिड है कोई घबराने की जरा भी कतई जरूरत नहीं है ओके इज दिस अग्रीएबल yes sir हम कर देने का ये दिखता है छोटा पर वो छोटा बम और बड़ा धमाका है ये बराबर है वर्किंग आउट में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पहले आपको डेल्टा एल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ा फिर डेल्टा एल एस और डेल्टा सी यू का इक्वेशन फाइंड करना पड़ा फिर उसको इसमें रखना पड़ा फिर डेल्टा एल सी यू डेल्टा एल एस मिलने के बाद फोर्स के इक्वेशन में लगाना पड़ा तब जाके ये मिला सो दिखने में बहुत छोटा लगता है पर जान निकाल सकता है आपकी ओके सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 9.2 ओके एनीबॉडी लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 1 इमीडिएटली yes sir इसी के जैसा है हाँ इतना लंबा नहीं है बट है इसी के जैसा ये सब यंग्स मॉड्यूलस के ही चट्टे बट्टे हैं बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स numerical 9.1 okay what does it say I'll have to look at what it says numerical 9.1 is on page number let me tell you 242 okay I am writing down the data now what does it say steel wire of length 4.7 meter और उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 3 into 10 raised to -5 meters square stretches by the same amount as a copper wire oh so delta L steel is delta L copper my first equation और दूसरा कॉपर वायर भी है कितनी लेंथ है कॉपर वायर की 3.5 and area copper is 4 into 10 raised to -5 and under given load very good what is the ratio of the Young's modulus of steel to copper okie dokie yes sir all right एक बार डेटा सही हो गया ना तो सब सही है ना वी नो हम हमेशा शुरू करते हैं वी नो अच्छा लोड इज सेम है फोर्स भी से हाँ वही लोड मतलब फोर्स y is fl over a delta l तो पहले डेल्टा एल को आइसोलेट करो तो डेल्टा एल इज fl by ay सर जी जी सर लोग सेम है ऐसा कहाँ से पता चला बेटा जब हम सम पढ़ते हैं तो सम के हर एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सम पढ़ रहे हो तो थर्ड लाइन में stretches by the same amount as copper wire under a given load
मतलब जो लोड स्टील को दिया है वही लोड कॉपर को दिया है, बराबर। Okay, sir. सो जो लोड स्टील को मिला है, जो फोर्स स्टील को मिला है वही फोर्स कॉपर को मिला है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो Yes. डेल्टा एल इज एफ एल बाई ए बाय फॉर स्टील, डेल्टा एल स्टील इज फोर्स, अच्छा फोर्स तो सेम ही है, लेंथ स्टील ओवर ए स्टील वाई स्टील। फॉर कॉपर, anyone giving me the equation for copper? Let's find out. Let's find out. Sir, may I? Now who's may I? Who's may I? Sir, Drumil. Mamen Drumil here. Yeah, go on, buddy. Tell me more. Delta L copper. F into LCU by ACU into YCU. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बधाई बधाई, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। सर जी सर। LCU is equal to LCU is equal to, सर हाँ सर सुन रहा हूँ। डेल्टा LCU is equal to डेल्टा LS, फिर हम इक्वेट कर देंगे ना सर। भाई मैं यहाँ ये दोनों इक्वेशन की पुंगी बजा रहा हूँ, तू आगे बढ़ा जा रहा है। अरे चिल मार बेटा, सुन यार, चिल मार। नाउ इक्वेटिंग 1 and 2 अभी तो करेंगे, मरेंगे नहीं, करेंगे, उसको काट डालें। काट डालेंगे। जो कट रहा होगा ना उसको जरा भी टेंशन लिए बगैर सीधा एक झटका मारेंगे ना, कट जाएगा। और हमको, अच्छा एफ ही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, हमको किसका रेशियो किसके साथ लेना है, वाई स्टील बाय वाई कॉपर। तो यहां से वाई स्टील को ऊपर उठाओ, वहां पे लेंथ कॉपर को नीचे बिठाओ, तो लेंथ स्टील ओवर लेंथ कॉपर। मैं वाई एस को यहां ले गया हूं, वाई कॉपर नीचे, ये एसीयू को ऊपर ले आओ, एसीयू। अब इसको कहते होंगे इंग्लिश में इजी पीजी जापानीजी। तो सारे किरदार है हमारे पास, एलएस है, एसीयू है, एलसीयू है, एएस है, सब है। बस किसकी कमी है, सॉल्व करने वाले की कमी है। एलएस 4.7 ओवर एलसीयू 3.5। आई एम श्योर जो बंदे देख रहे हैं उनके हाथ कैलकुलेटर्स पे पहुंच गए होंगे और धमाधमी मचा रहे होंगे। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, या ढेश ढेश। सो 1.79. 1.79 क्या, नीचे ये 10.5 है, 7 4s are 28, 4s are 16 17 18, 18.8 divided by, 1. so 18.8 divided by 10.5, public is telling me 1.79 या करीबन 1.8 है। यस सर, Yes, 1.8। sir. Check the answer please, is this agreeable? यस सर, इट इज एग्रीएबल। All right, so I'm going to take this off and I'm going to move forth, FORTH। and हमने ये सब धंधे किए नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को लेके, सिर्फ चेंज इन लेंथ वाला फंडा। सो क्या दूसरे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के भी ऐसे कांस्टेंट्स हैं इलास्टिसिटी के? बिल्कुल है, और ऐसे ही मस्त मस्त इक्वेशंस है। सो लेट अस गो टू चेंज इन शेप। चेंज इन शेप वाले का मतलब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के लिए जो मॉड्यूलस है, नंबर 2 वील कॉल इट, इट्स कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये ना बोला रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी वही शेप वाला, द रेशियो, द शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन is a constant। जैसा लास्ट टाइम normal stress upon longitudinal strain was constant, that constant was called y, Young's modulus। this constant is called modulus of rigidity, denoted as g। g क्यों ऐसे ही, क्योंकि यूं ही उनको जी अच्छा लगा तो जी कर दिया। कुछ कुछ बुक्स में ईटा भी होता है, डजंट मैटर, नाम तो नाम है, व्हाट इज देयर इन अ नेम, शेक्सपियर कहेंगे तो शियर स्ट्रेस सिग्मा एस ओवर शियर स्ट्रेन एप्सिलॉन एस।
Does anybody remember the formula for sigma s? Sir, sigma s तो f by a ही है. F And by epsilon s was tan theta delta x by L. इन दोनों को उठा करके इक्वेशन 1 में अगर पुट किया जाए, so this is f by a over delta x by L. What do you think will be the क्या? FL by delta x. Very well. Number 2. अच्छा, ये तो इसको यूज करके, अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो, अगर चाह रहे हो तो कर लो ना, किसने रोकी? So also G is sigma s over epsilon s. फिर से तो सिग्मा s क्या है? f by a एंड एप्सिलॉन s क्या है? tan थीटा. tan theta. कभी कभी tan थीटा का भी इस्तेमाल हो जाए तो अच्छा रहे. So G is f by a tan theta, and if theta is small, let tan theta nearly equal to theta. So if theta is small, हमने उस टाइम भी कहा था let G is equal to F by theta. ओके, तो G बोले तो और theta is f by ag. So आपको जो यूज करना हो, जो भी आ रहा हो सामने, वो यूज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो भी कांस्टेंट देखे हमने अभी, यंग्स मॉडुलस देखा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये सारे रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन ही है. यू रिमेंबर स्ट्रेन वाज यूनिटलेस, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, एंड स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन per meter square. The SI units of all Newton per meter square. constants of elasticity is Newton per meter square और यन्ना पास्कला. Pascal. यन्ना पास्कला, माइंड इट. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. तो चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, या वो तीसरा मॉडुलस हो बल्क मॉडुलस, सबका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है. आई वुड वांट यू टू जॉट डाउन दिस 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 एंड दिस immediately in your books so that we can proceed further. And going on to the last modulus, which is called bulk modulus. अब change in volume आ गया. Can I take this off now? Okay. Sir, इसके कोई Sir, 1 न्यूमेरिकल second. Okay. Sorry sir. सर इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. है ना, क्यों नहीं है? तू जो भी सोचता है वो सब होता है. तूने अगर Yes. सोचा है कि इसका न्यूमेरिकल होगा तो बिल्कुल होगा. आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 9.4. आओ राजा, अब ले सकते हैं इसको. 9.4. Yes sir. 9.4 9.4 उदाहरण. बोलेगा सर सीता का हरण सुना है, उदाहरण नहीं सुना. तो वही होता है जी, एग्जाम्पल. इलस्ट्रेशन 9.4 एकदम बढ़िया. कोई न्यूमेरिकल गंदा होता ही नहीं है. अपने क्लास में सब फर्स्ट ही आते, सेकंड कोई आता ही नहीं. एक तो स्लैब है लेड का. मैं आपको स्लैब बताऊं कैसा होता है. स्क्वायर स्लैब, इट्स लाइक दिस, यू नो, ऐसा स्क्वायर टाइल जैसा, और थोड़ी सी थिकनेस उसकी. Sir, glass slab की तरह होता है. सॉरी, क्या कह रहा है, किसकी तरह होता है? Sir, glass slab होता है जो. हाँ वही, सेम टू सेम, बट ये स्क्वेरिश है. लेट मी सी द डेटा. डेटा क्या कहता है मुझसे? डेटा हमेशा कुछ ना कुछ कहता है मुझसे. A square lead slab of side 50 centi, so this is like 50 centi, and this is also 50 centi. That's why it's a square slab. And thickness
इज 10 सेंटी। ये जो है ना, ये थिकनेस, ये 10 सेंटी है। इट इज सब्जेक्ट टू अ शियरिंग फोर्स, मतलब यहां से ऐसा दबाया जा रहा है, टिंग, किसका फोर्स? जी जी। सर स्लैब मतलब क्यूब ही हुआ, सिर्फ थिकनेस अलग है ऐसा? सॉरी, क्या क्यूब हुआ पर you cannot call it a cube, you might call it a cuboid, you can do that, you can call it a cuboid, all right? So I could have compared it to this book also, but just look at this book, इसका ये दो साइड सेम पकड़ लो एंड ये है उसकी थिकनेस। ओके, मैंने देखा पर मुझे कुछ नजर नहीं आया स्लैब जैसा, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, बट ये बुक चल जाएगी जी। अब सर बोल के कुछ तो बोलो। तुम अपने कैलकुलेटर को भी एक स्लैब ही गिन सकते हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है और थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ये जो देख रहे हैं, ये थिकनेस है, वो ये रही 10 सेंटी, बराबर। इज ग्लास स्लैब जैसा सेम। Yes, sir. इज दिस नाउ अंडरस्टैंडेबल पीपल? यस सर। तो फोर्स इज 9 × 10⁴ न्यूटन। लोअर एज इज राइवेटेड, राइवेटेड मतलब चिपका दिया है उसको, ये एज चिपक गई है फ्लोर से, खिल्ली मार के चिपका दिया है। व्हाट यू वांट, हाउ मच विल बी अपर एज डिस्प्लेस्ड, डेल्टा एक्स कितना डिस्प्लेस होगा ये फाइंड करना है। अच्छा, इसमें हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूज करना है। अगर पीछे देखोगे, पीछे ही नहीं बाजू में ऊपर देखोगे, तो कुछ मटेरियल्स की शियर मॉड्यूलाई दिया हुआ है जी, उसमें लेड है ना, लेड का दिया हुआ है 5.6 × 10⁹ कैन यू सी दैट, कैन यू? Yes, sir. 5.6 × 10⁹ पास्कल। तो अब ये चिपका दिया है ऐसा और ऊपर से धक्का मारा, तो इसका चेहरा कैसा हो जाएगा? तेरा चेहरा पिचक जाएगा। पिचक नहीं जाएगा बेटा, डिस्प्लेस हो जाएगा ना, बराबर कि नहीं? और क्योंकि डायग्राम है संगे संगे, तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा महाराज। क्या बात है, डायग्राम का बाप है, फादर ऑफ ऑल डायग्राम्स। वाह, so this ladies and gentlemen looks like delta x, this looks like L and थीटा रह गया। अरे यार मुझे नहीं जरूरत थीटे की, ठीक है चल। एंड तुम्हारा एरिया, सर एरिया किसको लेंगे? ये है तुम्हारा एरिया, बराबर। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही आएगी कि सर अब आप जब बोलोगे, रुको बताता हूं मैं, वी नो, मैं पहले इश्यू खड़ा करता हूं, जी इज सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन एस, सिग्मा एस इज एफ बाई ए, एप्सिलॉन एस इज डेल्टा एक्स बाई एल, सो जी इज एफ एल ओवर ए डेल्टा एक्स। तुम्हारे पास एफ है, जी है, लेंथ है 50 सेंटी है, डेल्टा एक्स फाइंड करना है। सर एरिया कहां से लाऊं, एरिया कौन सा लूं? अब ध्यान से देखना, ये ऐसा था, नीचे का साइड चिपका दिया था और यहां से फोर्स मारा था। एरिया वो होता है जो फोर्स देखेगा, ये फोर्स आपकी तरफ अगर होता, फोर्स को कितना एरिया दिख रहा है? डोंट यू अग्री इट इज दिस मच लेंथ इनटू दिस थिकनेस। क्या आपको बुक का ये एरिया नजर आ रहा है कि ये एरिया नजर आ रहा है? ये वाला। तो क्या यहां पे L इंटू एल होगा या L इंटू एच होगा? L into H. यहां पे सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं लोग एरिया L इंटू एल, स्क्वायर स्लैब है ना, L इंटू एल स्क्वायर, जलसा करो। सॉरी सर, आपकी नैया डूब गई, क्योंकि फोर्स ऐसा नहीं है। ऐसा फोर्स होता ना तो L इंटू एल दिखाई देता उसको, पर फोर्स आपकी तरफ है अगर, तो ये L इंटू एच, ये L ये H थिकनेस। सो याद रखिएगा, एरिया 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 F इंटू एल ओवर L इंटू एच। एंड खुशी की बात यह है कि आप काटना चाहो तो इसको काट डालो, नहीं काटना चाहो मत काटो,
आपको सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेना है, वो कर लो. बी माई गेस्ट, डू एनीथिंग यू वांट. बस आंसर तो आ ही जाएगा, एफ ओवर एच इंटू जी. उन्होंने टेक्स्ट बुक में सबसे पहले एरिया फाइंड किया, फिर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. बी माई गेस्ट, डू व्हाट यू वांट. एच 10 सेंटी, 10 सेंटी इज 10⁻⁻1 मीटर. जी कितना है 5.6. अब इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया. इज एनीबडी डूइंग इट? -1 + 9 is 8. 4 - 8 is -4. 1.6. And 9 by 5.6 is 1.6, as they say. So you can write this as 0.16 into 10⁻³ meter, and 10⁻³ meter is millimeter. Check whether the answer is 0.16 millimeter. Yes, sir. मस्त सेटिंग शूटिंग मार दिया, एल काट दिया, कैलकुलेशन सस्ता हो गया. सस्ता और अच्छा, सुंदर, टिकाऊ, सुशील हो गया. बराबर है ये. सो दिस इज हाउ इट इज. ओके, लास्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलस कमिंग अप. हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस वाला मॉड्यूलस देखा, यंग्स मॉड्यूलस. शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन वाला देखा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. क्या बचा? वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन. सो फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स ये लिखना लाजमी है, नहीं तो स्ट्रेन बड़े हो जाए ना तो फिर ये सब चीजें काम नहीं करती. वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन is a constant, and this constant is called bulk modulus. तो alright, so bulk modulus का इक्वेशन आ रहा है बाबूजी. B is by volume stress sigma v, volume strain epsilon v. ये तुमको याद है, वॉल्यूम स्ट्रेस ही एक ऐसा था जो प्रेशर था, है ना? प्रेशर था. Yes, था sir. था बट सिग्मा वी इज पी, बोले तो प्रेशर, एंड एप्सिलॉन वी Delta V by V. पर. अब ये सर क्या नया राड़ा है, ये माइनस का ही ठूस दिए. एनीबडी, ये माइनस का ही ठूस दिए. सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए. क्या बात है, सोचना शुरू कीजिए. अगर मैं सपोज कोई फुग्गा है और उसको मैं प्रेशर बढ़ाऊं, डोंट यू अग्री उसका वॉल्यूम घटेगा. प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है. दैट इज द रीजन फॉर द माइनस साइन. सो बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन श्रीमान -p, इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको? अबे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर. आई होप मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो आप लोग. सो बी Yes, sir. इज माइनस ऑफ पी ओवर डेल्टा वी बाई वी. सिग्मा वी इज व्हाट? प्रेशर. एंड एप्सिलॉन वी डेल्टा वी बाई वी. और माइनस यहां आगे, ये वी को ऊपर चढ़ा दिया तो माइनस पी वी इंटू डेल्टा वी. और मैं यहां पे बिल्कुल लिखूंगा नेगेटिव साइन एज विथ इंक्रीज इन प्रेशर there is decrease in the volume of the body. That is the prime reason why ये signify करने के लिए ही माइनस साइन लगाई गई है. ऐसा यूनिट ऑफ बी, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. अच्छा, एक और नई चीज सामने आई है, ध्यान से देखिएगा. द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस is called compressibility. कौन सी? compressibility denoted as K. तो compressibility, Ability to compress. absolutely 1 upon bulk modulus. ये भाई अपने पास बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन है ना, तो लगा डाल, इसको लगा डाला. क्या है ये? अबे तो इस सिचुएशन में कौन ऊपर चढ़ जाएगा? डू यू एग्री? डेल्टा वी चढ़ जाएगा ऊपर. Delta V माय गॉड, माय गॉड. minus delta V by V.
बात है। पर k इज इक्वल टू 1/b भी बहुत काम आता है। अच्छा, व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? Isn't it the reciprocal of bulk modulus? तो पास्कल इनवर्स मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। पास्कल इनवर्स इज टू मच। मीटर स्क्वायर अच्छा नहीं लगता बहुत। पास्कल इनवर्स मस्त दिखता है, पा इनवर्स बराबर। तो इसका एक न्यूमेरिकल है चैप्टर में कंप्रेसिबिलिटी को यूज करता हुआ, बाकी कंप्रेसिबिलिटी का कोई काम नहीं है। बट बस आप याद रखो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो सारे तीनों मॉड्यूलस खत्म हुए, हमारा मॉड्यूलाई का काम खत्म हुआ। एंड अब आगे चलते एक नई चीज दिखा रहा हूं आपको। जी 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 सर ये नेगेटिव साइन का एक बार वापस समझा दो ना सर। ये बॉडी है और मैं दबा रहा हूं। डू यू अग्री? मैं दबा रहा हूं का मतलब है मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं इसके ऊपर, और हाँ, प्रेशर सर। बढ़ाने से इसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। है सर। तो मेरे प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है। तो मैंने यहां पे इस रेसिप्रोकल रिलेशन के लिए माइनस लगाया। तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा। दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई द माइनस कम्स ओवर। ओके यस सर। ओके यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ गया। ये कौन बोला अभी पहले? यस सर, दिव्या के पहले। वेदांत। वेरी गुड वेदांत। इसका मतलब जाग रहा है तू, जाग रहा है ना? यस सर। हाँ, चाय पानी पी के आया मस्त। ओके चलो, अच्छा है, पीना जरूरी है चाय पानी। ओके एक नई चीज बता रहा था आपको मैं, है ना? मैंने वादा तो यही किया था, नई चीज बताऊंगा। लो नई चीज आ गई। प्लीज एक रिक्वेस्ट, प्रोनाउंस मत करना, बिकॉज हम इंडियंस हर चीज को देख के प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि देवनागरी में जो लिखते हैं वही बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में भी जो देखते हैं वही बोलते हैं हम। पर ऐसा नहीं है, हम इंडियंस इसको कहेंगे पॉइजन रेशियो। दिखता है पॉइजन जैसा तो इसको कहेंगे पॉइजन रेशियो। बट लेट मी टेल यू, दिस गाय वाज फ्रेंच, तो इन फ्रेंच they pronounce things differently. So I saw. if you go to pronounce this, it becomes Pouzouin. Did you hear it? Simon Pouzouin. So this is Pouzouin's ratio. अब ये हिंदी में लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, Pouzouin's बट आपने सुना ना? So this is Pouzouin's ratio. तो क्या कहा था Pouzouin ने? ओके सिंपल बात करी थी, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात करते ही नहीं। सपोज मेरे पास कंसिडर a rod of length L and radius R. We applied deforming force. I'm going to show you the diagram also, don't worry. We apply deforming force. So length increases. Okay, this is the basic idea. ये rod है मेरे पास, गंदी रॉड लग रही है सर, हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने नहीं बनाई है, कि मैंने ही बनाई है। ये लेंथ है उसका और ये रेडियस है, और मैं अब यहां से खींच रहा हूं दोनों जगह से। डू यू अग्री ये लंबी हो जाएगी? डू यू अग्री? हाँ सर। बट साइमल्टेनियसली डू यू ऑल्सो अग्री कि रॉड पतली भी हो जाएगी? सर क्या बात कर रहे हो सर? अरे एक सिंपल बात है, आपके घर पे रबर बैंड है ना, तो रबर बैंड काटो और उसको खींचो, मतलब बीच में से रबर बैंड काट लो ताकि लंबा हो जाए, फिर उसको खींचो। आप देखोगे कि जैसे ही तुम खींचते जाओगे, एज यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग, द लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग बट द थिकनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। बराबर? सो द लेंथ इंक्रीजेस बट द रेडियस डिक्रीजेस।
तो ये रॉड जो है सो पतली हो गई है, लॉकडाउन का असर आया उसके ऊपर। सो द लेंथ increases but the radius will decrease. तो what are we now defining as Kurzweil's ratio? अच्छा, सबसे पहले what is the longitudinal strain? Anybody? Longitudinal strain? Delta L. Delta L by L. We now define a new strain which is called lateral strain. Lateral strain, change in radius over, if longitudinal strain was change in length over original length, so lateral strain is change in radius over original radius. Can someone tell me what will lateral strain look like? Delta R by R. My God. So, पुजवा ने इन दोनों लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन दिया. सो अकॉर्डिंग टू पुजवा, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू longitudinal strain is a constant which is called Pujo's ratio. Okay, and Pujo's ratio को किससे सिंबलाइज किया जाता है? म्यू. सो म्यू, भाई व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन? ये रहा डेल्टा आर बाय आर. एंड व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन? वो ये रहा. Can I do this? Should I do this? Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने माइनस साइन लगाया उसकी बात कर रहा हूं. Should I? Radius is Sir, radius घट रहा है. एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है. अगर ये दोनों एक साथ हो रहे तो माइनस साइन लाजमी है, बिकॉज लेंथ इंक्रीजेस एंड रेडियस डिक्रीजेस. मैं फिर भी लिखूंगा ही नेगेटिव साइन एज with increase in length there is Increase in radius. decrease in radius, and as a result I will need to take this off if I have to give you a good equation for this. Can I take this off now? Yes, sir. Okay dokie, thank Yes, you sir. so much. And आप लोग साइमल्टेनियसली ये भी सोच लो, डायग्राम ठीक था? कोई दिक्कत? आपको वो पतला ही नजर आई ना आपको हाँ, सर. कि वो पतली हो गई? yes, sir. पहले जाड़ी थी, खींच के देखो. फिर वेट लॉस कर लिया उसने. सो डेल्टा आर बाय आर इज माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल. बहुत ही सुंदर इक्वेशन. ये भी एक अच्छा ही था, बुरा तो था ही नहीं कहते. Anybody can tell me what is the SI unit of mu? रेशियो है ना. Unitless. Unitless. नहीं होगा. जस्ट बिकॉज ये रेशियो है, तेरा यंग्स मॉडुलस भी तो रेशियो ही था, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन. तो Sir, but no. रेशियो होने से Ratio यूनिटलेस of नहीं two होता, strains, बट इट्स अ रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स. ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, यूनिटलेस बाय यूनिटलेस. सो पुजवा's रेशियो, Unit plus. जी इज यूनिटलेस. वेल आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं चेंज इन वॉल्यूम वगैरह भी करा था, बट उसको जेई नीट में देखेंगे. अभी अपने को सिर्फ, वैसे इस पे पुजवा's रेशियो पे कोई सम नहीं है तुम्हारे बुक में, ये सिर्फ एक आइडिया है. तो पुजवा's रेशियो को एक आइडिया बनाकर ही छोड़ देते. सो दिस इज पुजवा's रेशियो. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? कैन आई मूव ऑन? Yes, sir. आई वुड लव टू डू अनदर न्यूमेरिकल. एक आध न्यूमेरिकल तो ओरली हो जाना है. कौन सा ओरली हो जाएगा? मैं एक इलस्ट्रेशन 9.5 करना चाह रहा हूं, एंड मैं करने जा रहा हूं
न्यूमेरिकल 9.5, पहले न्यूमेरिकल 9.5 करते हैं, फिर इलस्ट्रेशन 9.5 करते हैं, और इस सेशन का समाधान करते, विसर्जन करते हैं. ओके, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 9.5 प्लीज. डायग्राम थोड़ा सा सिमिलर जैसा लगेगा. लेट अस सी. हाँ सर. ऐसा क्या, पर डायग्राम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सम की. अगर सम में हो तो, और अगर ना हो तो आप बनाओ उसको, तो और मजा आएगा, चीजें और क्लियर होती जाएंगी. न्यूमेरिकल 9.5. ओके, क्या कहता है? 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटी, one made of steel, other made of brass, okay, are loaded as shown. The unloaded length of steel wire, so length of steel LS is 1.5 meter, and that of brass, length of brass is 1 meter. Compute the elongations of the steel, delta L steel क्या है and delta L brass क्या है. Okay, alright, पहले डायग्राम. Hey, you know brass? Yes sir. Brass is an alloy of Cu plus Sn. Copper, lead. Yes, sir. Bronze is an alloy of Cu plus Zn. Correct me if I'm wrong. सही है? No, Yes, sir. सही है. तो ब्रास का जो यंग्स मॉडुलस होगा ना वो कॉपर जैसा ही होगा, तो आप बिल्कुल कॉपर जैसा ले सकते हैं. ओके, ये रहा तेरा स्टील वायर. ये लोड कितना लगाया है? 4 किलो. ये स्टील है ना, और कितनी लेंथ है? 1.5, और उसके नीचे लगाया तेरा ब्रास, और कितना लोड लटकाया है सर, जी? सर अनलोडेड लेंथ मतलब क्या? मतलब जब उसके नीचे लोड लटकाया नहीं है, क्योंकि अगर उसके नीचे लोड लटका है तो डोंट यू अग्री लेंथ बढ़ जाएगी. तो दैट इज व्हाई दे से कि लोड लटकाने के पहले लेंथ इतनी थी, फिर मैंने लोड लटकाया तो फिर लेंथ बढ़ी, और लेंथ कितनी बढ़ी वही तो अपने को फाइंड करने को बोला है उसने. तो हम रेडी हैं. क्या हम रेडी है? सबसे पहले स्टील के लिए. अच्छा भाई, अच्छा पहले ब्रास के लिए फाइंड कर लेते. तो ब्रास का आसान होगा 6 kg है ना भाई. ब्रास के नीचे कितना लटक रहा है जी लोड? 6 kg. 6G नहीं, 6 kg. Yes sir. So Yes, force for brass is mg. तो 6G, G को क्या ले? 9.80 लेते to be on the safe side. 9.8. Okay. Now, यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन याद है महाराज? why मिठाई वाला. ये डेल्टा है. बराबर. मेरे को तो डेल्टा एल में इंटरेस्ट है, तो डेल्टा एल इज एफ एल ओवर ए वाई. एरिया को पाई डी स्क्वायर बाय 4 लगा दो. लगा दो सर, लगा दो, क्योंकि कहाँ डायमीटर को आधा करने जाऊंगा यार. तो मस्त है ना, बढ़िया इक्वेशन. अब इस इक्वेशन का सदा सर्वदा इस्तेमाल करेंगे. तो फॉर ब्रास, delta L brass is 4 times F brass, length brass, pi d square, thankfully दोनों का diameter same है, into Y brass. Are you ready? Force brass 6 into 9.8. ब्रास की लेंथ कितनी? 1 मीटर है ना. अच्छा, pi 3.14, 0.25 सेंटी, that's 0.25 into 10 raised to minus 2, और 2.5 into 10 raised to minus 3 का स्क्वायर. एंड वाई ब्रास एज आई सेड कॉपर वाला. चल बेटा, कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटने वाला. पहले सही कर दो. 6 4 are 24. 24 into 9.8 डिवाइड बाय 3.14. 2.5 का स्क्वायर 6.25 into 10 raised to minus 6, और ये 1.1 into 10 raised to 11. अरे बाप रे, अंदर चला. -6 + 11 5. 5 ऊपर चढ़ेगा तो -5.
I hope somebody is putting their words together. 10.89. How much? 10.85. 10.89 into 10 is to minus 5 meter. Can we put it in terms of centimeter or millimeter? 0.1 11 कर दूं? 10.89 मतलब करीबन 11. पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? Does anyone have an idea? millimeter, yes sir. हमारा आंसर और एक्यूरेट है. ओके, अब फॉर स्टील by same to same, delta LS is 4 times Fs into LS over pi d square ys. मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप करना. मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, स्टील के नीचे कितना लोड लटक रहा है? 10 kg. 4 किलो और 6 किलो कितना किया? Fs is 10 kg, which is 10 into 9.8, which is 98 न्यूटन. जी जी. Fs into kg क्यों लिखा है? अरे ले, ओके ले. अब तू है जो मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, वैसा ही है. अब ठीक है महाराज, अब तो खुश हो तुम. Yes sir. अब इसको यहाँ लगा करके LS लगा करके YS is 2 into 10 raised to 11 लगा करके आंसर फाइंड करें और हमको बताएं कमेंट में. ठीक है जी. ओके. Yes sir. ऑलराइट, आई थिंक लेट्स गेट ओवर फॉर द डे. इलस्ट्रेशन 9.5 कर लेना, क्या लग रहा है? पूरा होगा तो कर लेंगे सर. हाँ, तुरंत ही हो जाएगा जी, तुरंत हो जाना है. हाँ, तो फटाफट कर लेते. एटलीस्ट क्या है कि आराम से चैन से सो पाए कि भाई ये करना था, रह गया नहीं. एक आध बल्क मॉडल्स का भी ले ही लिया, तो ये इलस्ट्रेशन 9.5 आपके सामने आ रहा है फटाफट. ओके, छोटा सा है, ज्यादा आवाज भी नहीं कर रहा है, छोटा सा है, अभी तो बस पैदा हुआ ये. ओके, इसको यही रखेंगे ताकि इसकी यादें आती रहे. शाम सवेरे तेरी यादें आती है. अच्छा, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर. इंडियन ओशन का समय तो कैसे छोड़ सकते हैं? कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V of water at the bottom of the ocean given that the bulk modulus B is 2.2 into 10 raised to 9 Newton per meter square. अच्छा, now what you don't know, because ये बात आएगी चैप्टर 10 में. The pressure at a depth is given as P is equal to H rho G. अब ये पूछना मत अभी, ये प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम है, तो हम 3000 मीटर नीचे आते तो कितना प्रेशर बढ़ता है हम पे? H rho G. H is height या depth, Rho 10 raised to 3 होगा. rho is the density of water which is 10 raised to 3 and G has been given as 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the pressure is 3 into 10 raised to 7 Pascal. We know bulk modulus कितना है? minus P over delta V by V. So delta V by V मैं यहाँ ले आता हूँ. Minus was symbolic, nothing else. उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है माइनस का. तो माइनस को हटाना है तो आप हटा सकते हैं, रखना है तो रख सकते हैं. Just indicates वॉल्यूम घटना. प्रेशर 3 into 10 raised to 7 upon bulk modulus 2.2 into 10 raised to 9. Anybody can give me this? 7 minus 9 is 7 is 1.36 How into 10 much? raised to minus 2. how much? 1.36. And in terms of percent, delta V by V percent multiplied by 100. 1.36%. So minus 1.36%. That is fractional volume decreases by 1.36%. 1.36 units. और इसमें यूनिट कैसे आएगा चाचा? डेल्टा V by V है, कछु की यूनिट ना आवे. हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी. सॉरी मेरे को नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेन को बोलना. बराबर, सपने में जब आएगा ना तो बोलना. ऑलराइट गाइस, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल दैट टाइम यू डू गुड, काम करते रहो.
टेक केयर, बाय बाय।